अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन को। जब हम कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली दो टाइप्स होती हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। पहली टाइप आपकी कहलाती है फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अब देखिए इस टॉपिक में बहुत सारी तरह की टर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे और फिर पास पेपर से ही आपको मेन प्रैक्टिस इसकी मिलेगी। मेन आपको इसका टेस्ट या मेन आपको इसका जो आप कह लें कि आपकी जो पावर डेवलप होगी, एबिलिटी डेवलप होगी, वो पास पेपर से होगी। बहरहाल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। देखिए, सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। होता यह है कि कभी कभार समटाइम्स कंपनी जो है वो किसी किस्म की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में आ जाती है, यानी कि उसके पास जो होती है इक्विटी वो नेगेटिव होने की तरफ चली जाती है, या उसकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके एसेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, या मुश्किलात में आ जाती है। कंपनी स्ट्रगलिंग फेस में होती है, यानी कि कंपनी के ऐसे हालात हो जाते हैं कि कंपनी अपनी लायबिलिटी शायद सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होती है, टाइम पर जो है वो डेट ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर पा रही होती है, इंटरेस्ट की अमाउंट पे नहीं कर पा रही होती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्या देगी, कंपनी जो है वो जिनसे लोन लिया है उनको इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रही होती है और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही होती है। अब ऐसे सिनेरियो में कंपनी के पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन कंपनी के पास ये होता है कि भाई कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस तरह की डिफ़िकल्टी में चली गई है कि कंपनी जो है वो लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दे और कंपनी लिक्विडेट हो जाए। यानी कि कंपनी ये सोच ले कि चलें भाई हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम अपने सारे एसेट्स बेचकर और सीक्वेंस में जो लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में हम जो लायबिलिटीज़ हमें पे करनी है हम करेंगे, और जिसकी लायबिलिटी पे नहीं हुई उसकी नहीं होगी। जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो सारी चीज़ें लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेंगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कंपनी जो है वो बंद होती है तो पहले लायबिलिटीज़ जिनकी होती हैं, जिनके डेट्स होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। अब ये एक ऑप्शन है कंपनी के पास। दूसरा कंपनी के पास ऑप्शन ये होता है कि वो फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करवा ले, यानी कि वो अपने कह लो कि डेट होल्डर्स के पास जाए और डेट होल्डर्स को ये बात समझाए कि देखें भाई हमने अपनी कंपनी चलाने की कोशिश करी, कंपनी के हालात बहुत बुरे हैं, कंपनी के उधार बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी के एसेट्स बहुत कम हैं, कंपनी के फ्यूचर जो है वो संभल नहीं पा रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद हो जाएगी तो हो सकता है कि आपको भी नुकसान हो। क्यों? क्योंकि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है अलग। अब अपने घर से पैसे लाकर तो आपका उधार पूरा नहीं करेंगे, हम सोल ट्रेडर की तरह या पार्टनरशिप की तरह तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो होगा ये कि आपका अगर 100 रुपये का उधार होगा और अगर हमारे पास जो है वो होंगे ही $80, $70, तो $30-40 का आपको नुकसान होगा। तो कंपनी अपने डेट होल्डर्स के पास जाकर उनको ये कन्विंस करें कि यार आप एक काम करें कि कुछ हम रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी कि पहले जो आपका डेट था उस डेट को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप पहले डेट प्रोवाइडर्स थे, आप अब कंपनी के ओनर्स बन जाए, इक्विटी में आ जाए, या कंपनी करंट एग्जिस्टिंग इक्विटी ओनर्स की फॉर्म को चेंज कर दे, प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में ले आए, या किसी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करे। अब रीस्ट्रक्चरिंग से क्या होता है कि जो फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग होती है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, वो तब्दील हो जाता है, कंपनी के लोन्स कम हो जाते हैं और वो इक्विटी में प्रोबेबली कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कंपनी जो है क्योंकि उसके उधार कम हो जाते हैं तो शायद कंपनी लॉन्गर टर्म में सर्वाइव कर लेती है, या कंपनी की बैलेंस शीट अगर क्लीन हो जाती है, उसकी लायबिलिटीज़ कुछ हद तक अपने डेट होल्डर्स माफ़ कर देते हैं, तो कुछ नए लोग जो है वो फंड करने आ जाते हैं। या इस तरह से होता है कि कोई इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखता है। आपकी ये कंपनी है, बहुत ज़्यादा मसलों में, एक बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसने बोला यार मैं सारे पैसे लगाऊंगा, मैं सारा उधार पूरा करूंगा, लेकिन इस कंपनी में XYZ नंबर ऑफ शेयर्स फिर तुम मुझे दे देना और फिर मैं इस कंपनी का XYZ अमाउंट का शेयर होल्डर कहलाऊंगा।
तो हम कहते हैं कि कंपनी लिक्विडेशन में नहीं गई और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करवा ली। फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को अभी आप ब्रीफली यूँ समराइज कर लें कि कंपनी ने अपने डेट होल्डर्स को बोला कि भाई डेट माफ़ करो और डेट के अगेंस्ट जो है ना आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ और इक्विटी में कुछ हिस्सा ले लो। या कंपनी ने इक्विटी की एक पर्टिकुलर कोई फॉर्म थी उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा ताकि कंपनी जो है वो बंद होने से बच जाए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कि भाई कंपनी फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, एग्जिस्टिंग डेट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है या कैपिटल जो है वो फ्रेश इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लोगों को कन्विंस कर रही है कि यार देखो कंपनी बंद होने से अच्छा है कि कंपनी के ये मसले हैं, हम मिलकर रिजॉल्व करते हैं, हम सब पार्टीज़ एग्री करते हैं, हम सारे स्टेक होल्डर्स एग्री करते हैं और उसके बाद फिर कंपनी जो है वो अच्छे हालात में आ जाएगी और आप भी कंपनी के ओनर होगे और फिर कंपनी चलती रहेगी और फिर जो है वो आपको भी उस कंपनी के प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा किसी तरह से मिलता रहेगा या कोई भी एक बात हो जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आता है कि देखिए फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ तब अप्लाई हो सकती है जब सारी पार्टीज इस चीज़ पर एग्री करें, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पर एग्री करें कि ठीक है चलो हम ऐसा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हम फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज कंपनी के पास कोई और चारा नहीं होता, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी बंद हो जाती है और कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उससे उनकी लायबिलिटीज़ को पे किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। अब आपका जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, जज करेंगे, देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के सवाल कैसे आते हैं। वो प्रोबेबली आपको डेट की अमाउंट देगा, बोलेगा कि भाई इसको इक्विटी में कन्वर्ट करना है और ये शर्तें डिसाइड हुई हैं कि इतना गियरिंग रेशो होगा, इतना डेट टू इक्विटी रेशो होगा, अगले सालों तक आप इतना लोन नहीं लोगे, आप अपनी फोरकास्ट बैलेंस शीट्स बना कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना कर दो एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से अलग है। फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कुछ फाइनेंशियल्स की बात थी और उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में मोल्डिंग हो रही थी। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब नज़र ये आ रहा है कि बिजनेस को नए सिरे से किसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसकी जो प्रोबेबली डिपार्टमेंट्स थे, डिविजन्स थे, उनके स्ट्रक्चर्स को बदला जा रहा है या किसी तरह से जो बिजनेस का मॉडल था कि भाई एक पेरेंट कंपनी होगी और उसकी 4 सब्सिडरीज होंगी, उसको अलग अलग ब्रेक किया जा रहा है। ये इस तरह की कोई बात हो रही है। तो अब हम ज़रा इसकी डिटेल में आते हैं कि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा, जब हम बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 2 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ जो होगी वो होगी ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। यानी कि लेट्स से एक इदारे में पहले 4 डिविजन्स होते थे, अब हमने उसको 2 डिविजन्स कर दिया। या जो इदारे का हियरार्किकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया। पहले फ्लैट था, उसको जो है वो नैरो कर दिया। या रिपोर्टिंग लाइंस में चेंजिंग कर दी। या मुख्तलिफ रीजनल डिविजन्स बने हुए थे, उनको मैंने मर्ज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पहले कंट्री वाइज डिविजन्स बने हुए थे मेरे इदारे के, मेरी एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया में फैली हुई कंपनी है, उनको मैंने जो है वो कॉन्टिनेंट वाइज अब शिफ्ट कर दिया। इस तरह की कोई रीस्ट्रक्चरिंग करी। इदारे का जो स्ट्रक्चर है उसको बदला। इदारे में पहले 4 कंट्री, अलग अलग कंट्री के कंट्री हेड्स थे, मैंने 2-2 कंट्रीज़ को मर्ज कर और उनका एक रीजनल हेड बना दिया। इस तरह की कोई चीज़ करी जिससे इदारे को फ़ायदा पहुँचे। दूसरा जो इसका एंगल है वो कहलाता है पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है जी। दूसरा जो इसका एंगल है वो कहलाता है पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब जब हम पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जनाब पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग में हम अपनी कंपनी जो है हमारी जो कंपनी है उसको किसी एक्विजिशन या डिस्पोजल वगैरह की एक्सरसाइज से लिंक करेंगे।
यानी कि लेट्स से मेरी कंपनी जो है उसमें एक पेरेंट कंपनी थी और उसकी 3 या 4 सब्सिडरीज थी। मैं अब सोच रहा हूँ कि यार 3 सब्सिडरीज जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दूँ, या मिसाल के तौर पे मेरी जो कंपनी थी वो एक पर्टिकुलर तरह का बिजनेस करना चाहती है। पहले वो 4 बिजनेसेस करती थी, पहले वो 4 हिस्सों में बटी हुई थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 2 तरह के बिजनेसेस जो है ना उसको मैं बेच दूँ, उसको मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है या जितने तरह के बिजनेसेस हैं उनमें कुछ चेंज लेकर आया जाए, उनमें कुछ तब्दीली लेकर आई जाए। आप अपने पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस को रीशफल करो। आप पहले 4 अलग अलग तरह के बिजनेसेस करते थे, फूड एंड बेवरेजेस में भी आपका बिजनेस था, ऑटोमोबाइल्स में भी बिजनेस था, फार्मास्यूटिकल का एक बिजनेस था। अब आप सोच रहे हो नहीं यार सिर्फ हम फार्मास्यूटिकल में स्पेशलाइज करेंगे, बाकी 2 हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको हम बेच देते हैं। या आपकी एक ही कंपनी थी और वो एक ही सिंगल कंपनी 3-4 तरह के बिजनेसेस करती थी। अब आप सोच रहे हो नहीं यार हम जो है वो हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए एक अलहदा कंपनी बना लेते हैं, या इस तरह की कोई भी बात हम जो है वो फॉलो करें। अच्छा, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें से एक आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कहलाती है अनबंडलिंग। और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक टाइप कहलाती है डाइवेस्टमेंट्स। ठीक है जी, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली टाइप है डाइवेस्टमेंट, दूसरी टाइप कहलाती है डीमर्जर, तीसरी टाइप कहलाती है स्पिन ऑफ, चौथी टाइप कार्व आउट्स, और पांचवी टाइप कहलाती है मैनेजमेंट बाई आउट्स या फिर मैनेजमेंट बाई इन्स। ये भी 2 टाइप्स हैं। सो मैनेजमेंट बाई आउट या फिर मैनेजमेंट बाई इन, मैनेजमेंट बाई आउट या मैनेजमेंट बाई इन। अब मैं इन चीज़ों को, इन टर्म्स को, यानी कि डाइवेस्टमेंट्स, डीमर्जर्स, स्पिन ऑफ, कार्व आउट और मैनेजमेंट बाई आउट और बाई इन को ब्रीफली समझाता हूँ। आपके जो सवालात आएंगे उसमें आपको जो है वो किसी एक कंपनी का सिनेरियो दिया हुआ होगा और बोला हुआ होगा कि भाई इसका ये डिवीजन डीमर्ज हो रहा है और ये इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल, आप इसको परफॉर्म करो, या कोई भी बात बताई जाएगी, या इससे रेलिवेंट कोई थ्योरी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवेस्टमेंट्स का क्या मतलब है। डाइवेस्टमेंट्स का सिंपली ये मतलब है कि आप अपने बिजनेस को जो है वो बेच दो, यानी कि इट इज़ अ सेल ऑफ अ बिजनेस बाय अ कंपनी टू एन एक्सटर्नल परचेजर। किसी एक बाहर वाले बंदे को मैं अपनी कंपनी बेच दूं। मिसाल के तौर पे लेट से मेरी कंपनी में एक पर्टिकुलर सब्सिडरी थी, वो सब्सिडरी अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेच देता हूँ। मुझे वो वाला बिजनेस पर्टिकुलरली करना ही नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस था उससे मैं अब जो है वो जान छुड़वाना चाह रहा हूँ। मैं पहले 2 तरह के बिजनेसेस करता था, अब मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, वो बिजनेस हमेशा के लिए मैं नहीं करना चाहता, तो मैं उस बिजनेस को बेच देता हूँ। या मेरी 2 सब्सिडीज हैं और एक पर्टिकुलर सब्सिडी जो काम करती है, अब मुझे वो काम कंटिन्यू नहीं करना, मुझे वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगता, या वो मेरे मिजाज के साथ नहीं मिलता, या किसी भी वजह से मैं उसको बेच देता हूँ। अब होता क्या है कि जब आप अपने पहले 2 बिजनेसेस कर रहे थे और एक बिजनेस आपने बिल्कुल ही बेच दिया, तो डाइवेस्टमेंट आपने कर दी। डाइवेस्टमेंट करने से आपके पास 2 चीज़ें या 2 फायदे आप कह सकते हो सकते हैं। एक तो आपके पास फंड्स आ जाते हैं। जाहिर है आप कोई बिजनेस बेचोगे तो उसको बेचकर जो फंड्स रिलीज हुए होंगे वो आप अपने जिस बिजनेस पे आपने फोकस करना है, जो बिजनेस आपने अपना कोर बिजनेस बनाना है, वहाँ पर वो पैसे लगा सकते हो। और दूसरी चीज़, आप कंसंट्रेट कर सकते हो ऑन वन पर्टिकुलर बिजनेस एरिया। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एरिया पर जो आपने नहीं बेचा उस पर आप फोकस कर सकते हो। फिर आ जाते हैं डीमर्जर्स। ये एक्विजिशन एंड मर्जर के चैप्टर का उलट है। मर्जर्स में हमने पढ़ा था कि 2 कंपनीज एक साथ मिल जाएं, इकट्ठा हो जाएं और एक ही बिजनेस हो जाएं।
डीमर्जर्स का मतलब यह है कि आप अपनी कंपनी को स्प्लिट कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली दो कंपनियां बना रहे हो। पहले एक कंपनी थी, वो एक ही बिजनेस करती थी, अब मैंने उस कंपनी को स्प्लिट कर दिया, उसके दो हिस्से बना दिए, उसको ब्रेक कर दिया। अब मैं दो हिस्से भी बना सकता हूं, तीन भी बना सकता हूं, चार भी बना सकता हूं। तो मेरा एक बड़ा बिजनेस था, एक बड़ी कंपनी थी, और उसमें 4-5 तरह के ऑपरेशंस होते थे। मैंने लेट से हर ऑपरेशंस के लिए एक अलग इदारा, अलग कंपनी, अलग बिजनेस, अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो मैंने मर्जर्स का उलट किया ना, मर्जर्स में दो छोटी कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी बनती थी, यहाँ पर एक बड़ी कंपनी ब्रेक होकर 2 या 3 या 4 छोटी कंपनीज बन रही हैं। अब ये जो मैंने डीमर्जर की एक्सरसाइज परफॉर्म करी है, जिससे एक बड़ी कंपनी 2 या 3 या 4 हिस्सों में ब्रेक हो गई है, टूट गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, इसमें भी ये हो सकता है कि मैं एक अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ बनाऊं और मेरे करंट शेयर होल्डर्स ही उन मुख्तलिफ कंपनीज़ में अलग अलग तरह की शेयर होल्डिंग रखते हों। या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग कंपनीज़ बनाकर और कुछ कंपनीज़ में बेच दूं और कुछ कंपनीज़ जो है वो अभी भी कंटिन्यू रखूं। लेकिन बहरहाल इन नट शेल इसका मतलब ये है कि भाई आप अपने बिजनेस के मुख्तलिफ हिस्से कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ब्रेक कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हो। अच्छा सर, डीमर्जर जो है वो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे देखें, एक तो ये हो सकता है कि भाई हर बिज़नेस अब इंडिविजुअली ऑपरेट करेगा, तो वो अपने ऑपरेशंस के लिए खुद ही अकाउंटेबल होगा, और उसको जिस तरह की उस फील्ड या उस ऑपरेशंस के लिए चीज़ें चाहिए होंगी वो खुद ही उसको डील करेगा। उसकी अलग मैनेजमेंट होगी, वो मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो कंपनी ही अलग है, उसके लिए अकाउंटेबल होगी, उसका अलग ऑडिट होगा, उसकी अलग डायरेक्टर्स होंगे, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। हाँ, मेरे जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग मैं उस कंपनी में रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ही कंपनी को दो हिस्सों में बांटा है ना। भाई मेरे पास लेट से एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था, अब मैंने उस वेयर हाउस को, उस एरिया में एक छोटा वेयर हाउस ले लिया और एक छोटा वेयर हाउस किसी और शहर में ले लिया और दोनों को किराए पे दे दिया, लेकिन दोनों का मालिक तो मैं ही हूँ। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि डीमर्ज कर कर कंपनी की 3-4 हिस्से कर कर और एक आधा हिस्सा या 2 हिस्से बेच दिए जाए। अच्छा, डीमर्जर में अमूमन पैसे बहुत लगते हैं। डीमर्जर का एक और नुकसान ये होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसका जो आपको पहले एडवांटेज मिल रहा था, क्योंकि आप पहले एक बड़ी कंपनी थे तो आप बल्क परचेजिंग करते थे, बल्क ऑर्डरिंग करते थे, आप बैंक जाते थे, बैंक को बोलते थे जी मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ तो आप मुझे अगर लोन दें, प्लीज़ लोन दें और कम रेट पर दें। वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब मसले में आ जाएंगी, क्योंकि अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपकी कंपनी एक छोटी कंपनी कहलाएगी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं होगी। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है जो कंपनीज परफॉर्म करती हैं। फिर आता है स्पिन ऑफ। अच्छा, कार्व आउट, स्पिन ऑफ, मैनेजमेंट बाय आउट, बाय इन, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। हो क्या रहा है, कंपनी के टुकड़े हो रहे हैं, कंपनी बिखर रही है, कंपनी के हिस्से हो रहे हैं, कंपनी जो है वो अपना एक ऑपरेशन बेच रही है। तो अब हम देखते हैं कि स्पिन ऑफ क्या है। स्पिन ऑफ में आप जो है ना वो एक नई कंपनी बनाते हो, ठीक है, और जो ओरिजिनल कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वही उस नई कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उसके कुछ एसेट्स जो हैं वो नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और जनरली इसमें जो मैनेजमेंट होती है नई कंपनी की वो मुख्तलिफ मैनेजमेंट होती है। तो स्पिन ऑफ में हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनी है फ्रॉम एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी और न्यू मैनेजमेंट हो। यहां पर मैंने अपनी चलती हुई कंपनी के कुछ एसेट्स अलग करे, मैंने उससे नई कंपनी बनाई। जो कंपनी चल रही है उसके शेयर होल्डर्स भी इंटैक्ट हैं, उसके शेयर होल्डर भी मैं हूं और नई कंपनी का भी शेयर होल्डर मैं हूं। उस नई कंपनी को चलाने के लिए मैंने कुछ नई मैनेजमेंट रखी जो कि पुरानी मैनेजमेंट से डिफरेंट है। वो अपना काम करेगी, वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी और मुझे ही रिपोर्ट करेगी। तो स्पिन ऑफ में मैंने अपने कंपनी को डीमर्जर की तरह ही हिस्सों में बांटा है। इन दोनों में टेक्निकली कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अलबत्ता स्पिन ऑफ में अमूमन हम जो अपनी कंपनी का एक हिस्सा काटते हैं और स्पिन ऑफ कर और अलहदा से एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को फिर बेचने का नहीं सोचते और उसको एक नई मैनेजमेंट के हवाले कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि भाई हमारी कंपनी का ही ऑपरेशन जो है उसके हम दोस्त से कर रहे हो,
यानी कि लेट से आपने कुछ टाइम में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया। अब आप उस डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसे ही एक और डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन खोलना चाहते हो, तो आपने स्पिन ऑफ कर लिया और वो एक नई मैनेजमेंट के हवाले कर दिया, ठीक है जी। लेकिन इवेंचुअली हुआ यही कि आपने अपनी कंपनी के मजीद हिस्से करे। इसी तरह से कार्व आउट है, कार्व आउट में भी आप एक नई कंपनी बनाते हो, ठीक है, अपनी कंपनी के कुछ हिस्से अलग कर कर बनाते हो। अच्छा, इसमें कार्व आउट में एक डिफरेंस है। कार्व आउट में ये डिफरेंस है कि आप जो नई कंपनी बनाते हो ना, उसके जो शेयर्स हैं, जो नई कंपनी के शेयर्स हैं, वो आप जनरल पब्लिक को बेचते हो, लेकिन अपने पास जो है वो मेजर शेयर होल्डिंग रखते हो और इससे आपके पास पैसा या फंड्स आते हैं। तो ज़रा कार्व आउट को मैं समझाता हूँ। कार्व आउट में भी आपकी एक एग्जिस्टिंग करंट कंपनी थी, आपने उस कंपनी को हिस्से कर दिए, स्प्लिट कर दिए, एक न्यू कंपनी बना ली। अब आपकी एक कंपनी चल रही है, एक ये नई कार्व आउट कंपनी है। इस कार्व आउट कंपनी में आपने कुछ एसेट्स एलोकेट कर दिए थे। अच्छा, आपने क्या किया कि इसको एक नई कंपनी की शक्ल दी, बिल्कुल। और इस केस में देखिए, स्पिन ऑफ में आप ही दोनों कंपनी के ओनर थे। कार्व आउट में आपने क्या किया, आपने बोला जनाब ये एक नई कंपनी है और पब्लिक को इस नई कंपनी के शेयर्स बेचे। हाँ, आपने मेजर शेयर होल्डिंग अपने पास रखी, या जो पेरेंट कंपनी थी, जाहिर है जब आपने कार्व आउट किया होगा तो आपकी एक मेन कंपनी होगी, उसका एक हिस्सा अलग कर कर एक नई कंपनी बनाई है। तो जो पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है, उसने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अपने पास रखी। एज्यूम कर लो कि पेरेंट ने जो है वो 51% शेयर्स अपने पास रखे और 49% शेयर्स जो है जनरल पब्लिक के लिए फ्लोट कर दिए मार्केट में। तो कार्व आउट भी कंपनी के दो हिस्से ही करना है, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि जो नई कंपनी बनी है, वो नई कंपनी जो है उसमें अगर लेट से 100 शेयर्स हैं तो 51 शेयर्स मैंने अपने पास रखे ताकि मैं मेजर शेयर होल्डिंग में रहूं। पेरेंट कंपनी जो है वो सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स रखे और कुछ शेयर्स जो है वो मैंने जनरल पब्लिक को बेच दिए। तो कार्व आउट एक अच्छा तरीका होता है कि जिससे मुझे, जब मैं पब्लिक को शेयर्स दूंगा तो मुझे फंड्स रेज होंगे, फंड्स मिलेंगे। ये फंड्स मैं अपनी एग्जिस्टिंग अगर कोई मेरी ऑब्लिगेशन है डेट की या क्रेडिटर्स की रीपेमेंट के लिए, उनके लिए यूज कर सकता हूं। कार्व आउट में आपके पास जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग आराम से जमा हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं अपने मैनेजमेंट बाई आउट और मैनेजमेंट बाई इन की टेक्निक पर। जब हम मैनेजमेंट बाई आउट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी का कोई एक हिस्सा या पूरी कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग मैनेजर्स को बेच दो, ठीक है जी। मैनेजमेंट बाई आउट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट बाई आउट का मतलब ये है कि आपने अपनी कंपनी का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा या पूरी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मैनेजर्स को बेच दी। हर कंपनी के मैनेजर्स होते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर कंपनी थी, उसके मैनेजर्स थे, उसके मैनेजर्स ने ये बोला कि जनाब आप लोगों ने क्या अपनी कंपनी बेचनी है? और डायरेक्टर्स वगैरह ने सोचा शायद हम बेच दें कंपनी। तो तय हुआ कि ठीक है, आप हमसे हमारी कंपनी जो है वो परचेज कर लो। ये कंपनी का एक पर्टिकुलर हिस्सा परचेज कर लिया, लेकिन किसने? मैनेजमेंट बाई आउट में जो कंपनी के हिस्से को या पूरी कंपनी को खरीदने वाले लोग होते हैं वो बिजनेस के अपने मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स ने ही कंपनी को खरीद लिया, तो हम कहेंगे कि ये मैनेजमेंट बाई आउट है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट बाई इन होता है, यानी कि आउटसाइड कंपनी मैनेजमेंट। आउटसाइड कंपनी मैनेजमेंट टीम बाइज द कंपनी, यानी कि कुछ मैनेजर्स बाहर से आए, उन्होंने बोला जनाब हम आपकी कंपनी को चलाएंगे, हम आपकी कंपनी जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। ये भी मैनेजर्स ही थे, लेकिन ये वो मैनेजर्स नहीं थे जो मेरी कंपनी में एग्जिस्टिंगली काम करते थे। तो एक कहलाता है मैनेजमेंट बाई आउट, अगर मेरे ही अपने मैनेजर्स मेरी कंपनी को ख़रीद लें, और मैनेजमेंट बाई इन, कोई एक्सटर्नल टीम ऑफ मैनेजर्स मेरे पास आए और बोले आप अपनी पूरी कंपनी हमें बेच दो। अब इसकी मज़ीद डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं जो पेपर्स के साथ आएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं कि जब मैनेजर्स कंपनी को परचेज़ करते हैं तो अमूमन आम तौर पर उनके पास इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं होती, इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं।
यानी कि मैनेजर्स चलो 20%, 25%, 30% शेयर होल्डिंग खरीद लेंगे जो उनके पास पैसे होंगे, लेकिन 100% शेयर होल्डिंग खरीदने के लिए उनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत होगी। तो कभी भी जब मैनेजमेंट बाय आउट या बाय इन चल रहा होता है तो उसमें जो है वो एक बंदा आता है और उसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स आती हैं और वो ये मैनेजमेंट बाय आउट या बाय इन को फाइनेंस करती हैं, फंड्स प्रोवाइड करती हैं विद सर्टेन टर्म्स। और जाहिर है जब वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स प्रोवाइड करता है तो वो ये देखता है कि भाई ये जो मैनेजमेंट की टीम है जो इस नई कंपनी को ख़रीदने जा रही है, इनके पास कोई रियलिस्टिक बिजनेस प्लान है या नहीं। फिर ये देखा जाता है कि भाई क्या इस कंपनी में कोई इतनी अच्छी सलाहियत भी है कि ये कंपनी जो है वो ख़रीद कर मैनेजर्स जो कह रहे हैं कि हम चलाएंगे और हम बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे, ऐसा होगा भी या नहीं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जाहिर है अमूमन जाहिर ही है कि अपने फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम जो मैनेजर्स हैं उनको फंड्स देते हैं ताकि वो कंपनी ख़रीदने जा रहे हैं, उनके अपने पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम उनको पैसे देंगे, वो कंपनी ख़रीदेंगे और वो जो है कंपनी ख़रीद कर कंपनी चलाएंगे हम सारे। लेकिन फंड्स प्रोवाइड करते वक्त हम ये देखेंगे कि उनके पास कोई सॉलिड प्लान है या नहीं, वो मैनेजर्स अच्छे हैं या नहीं, कंपनी में कुछ पोटेंशियल है या नहीं, और फिर जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो हम उनको फंडिंग देकर और फिर बाद में अपनी फंडिंग जो है वो मे बी विदड्रॉ कर लेंगे। हाँ, एक और चीज़ जो वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली शर्त रखते हैं वो ये है कि जब ये फंड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई हमें भी कंपनी में कुछ इक्विटी स्टेक दो। यानी कि मिसाल के तौर पर कंपनी के 100 शेयर्स हैं, लेट्स से 60-70 शेयर्स मैनेजर्स अपने बीच में अगर बांट रहे हैं तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेगा 30-40 जो बचे हुए शेयर्स हैं वो मेरे, ताकि उसका एक स्टेक खुद भी डेवलप हो। दूसरा, वेंचर कैपिटलिस्ट कभी कभी जो है वो बोर्ड पर अपनी रिप्रेजेंटेशन भी मांगते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जहां पर फैसले होने हैं, जहां पर डायरेक्टर्स ने फैसले लेने हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट ये कहता है कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूं तो मेरा भी एक बंदा जो है वो बोर्ड पर डिसीजंस लेने के लिए बैठ रहा होगा। तो ये कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ टर्म्स हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन सारी मिलती जुलती सिमिलर हैं। हम जब पास पेपर्स करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और पास पेपर सॉल्व करते करते मज़ीद चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये क्वेश्चंस पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिनेरियो के हिसाब से बने हुए होते हैं और जब आप उन सिनेरियोज़ को डील करना सीखेंगे तो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी कुछ आपको चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएंगी, समझ ज़रूर आ गया होगा कि भाई छोटे छोटे बारीक बारीक डिफरेंसेस इन टर्म्स में क्या हैं, लेकिन पास पेपर्स में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। थैंक यू।